नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल में कुछ 4 लेन बनाए जा रहे हैं। अब जो नए 4 लेन पे लैंड एक्विजिशन का काम चला है, वहाँ पे विवाद बढ़ गए हैं। लोगों को मुआवजे को लेके दिक्कत आ रही है, वहीं जो राजस्व रिकॉर्ड में उनकी ज़मीन कहीं और है, लेकिन उन्होंने 40-50 साल पहले मकान कहीं और बना दिया है, वहाँ बसे हैं। वहीं कहीं न कहीं सरकारी भूमि पे भी कुछ लोग बसे हैं, लेकिन उनको 50-60 साल तक किसी ने नहीं बोला। अब अचानक उनके घर उखाड़ने आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या हो रही है और इन दिनों ये सबसे ज़्यादा मामले देखे जा रहे हैं मटौर-शिमला 4 लेन को लेके। हिमाचल प्रदेश के कुल 12 जिलों में से 7 जिले 4 लेन प्रभावित हैं। 4 लेन इन 7 जिलों में बन रहे हैं या कुछ पूरे भी हो गए हैं कहीं काम। तो दिक्कत आ रही है मुआवजे को लेके। फैक्टर 2 की बात कांग्रेस भी करती थी, भाजपा का भी वायदा था, लेकिन फैक्टर 2 किसी ने नहीं दिया। मुआवजा यानी कि 4 गुना मुआवजा। किसी को मुआवजे में भी तरह-तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है। क द 2 1 किलोमीटर पे कुछ और मुआवजा मिल रहा है उसी हाईवे पे। 1 किलोमीटर के बाद कहीं कुछ और मिल रहा है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि 4 लेन मुआवजे की कितनी मुश्किलें हैं और विस्थापन का क्या दर्द झेल रहे हैं लोग। तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के संदीप सांख्यान जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं संजय शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सीपीएम के वरिष्ठ नेता कुशाल भारद्वाज जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले सांख्यान जी आपके पास जाऊँगा क्योंकि आपने भी बिलासपुर में इस चीज़ को नज़दीकी से देखा है। तो ये 4 लेन में फैक्टर 2 का मुआवजा तो मिल नहीं रहा। जो मुआवजा है उससे पहले भी सुना है कि सर्कल रेट पहले कम कर दिए गए ताकि मुआवजे की राशि ज़्यादा ना दी जाए। तो ये क्या मामले हैं? लोगों को क्या समस्याएँ आ रही हैं इससे? सांख्यान जी। सर नमस्कार। सर जहां तक बिलासपुर का संदर्भ है, जहां बिलासपुर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बेसिकली जो हमारा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में बना था, उससे पहले जो हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1956 का था, बाद में वो एनएचआई के साथ कोलिट भी हुआ था। उसके बाद हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक्ट आया है वो भी 2013 का आया। उसके अनुसार जो बेसिक जो हमारा यहाँ की जो जमीनों की औसत वैल्यू है, और उसको हम इस तरह से देखते थे कि जो एग्जिस्टिंग हमारा नेशनल हाईवे है उसको देखते ही केंद्र सरकार ने उनके रेट तय किए गए थे। वे जहां तक हिमाचल सरकार का संदर्भ है तो मैं ये देखता हूं कि ये जितने भी जो जो हमारा जो इसमें अधिनियम बने हैं वो सारे के सारे आपके पार्लियामेंट से चल के और नीचे तक इंप्लीमेंट होते हैं। जो बेसिकली हिमाचल की सरकार है वो चाहे पूर्व की सरकार रही चाहे वर्तमान की सरकार है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है या मिनिस्ट्री ऑफ हमारी सरफेस ट्रांसपोर्ट है उसके अनुसार जो एक्विजिशन करते हैं तो उसी के अनुसार इन्होंने यहाँ के रेट तय किए हैं, जो यहाँ की लैंड की एवरेज वैल्यू थी उसके। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे था कई जगहों पे 3 गुना भी दिया गया है, कई जगह पे 4 गुना भी दिया गया है, लेकिन वहां की जो लैंड की जो वैल्यू को देखते हुए है वो मुआवजा दिया गया है। लेकिन हिमाचल में जहां तक बिलासपुर की बात है पर्टिकुलरली अगर मैं कहूं, और शिमला में भी ऐसी बात हो रही है, बिलासपुर जो है धर्मशाला में भी आपके मंडी में भी हर जगह सेम है, सेम है वो चल रहा है जी। लेकिन वहां की जो वहां की जो परिस्थितियां हैं वो बिलासपुर से अलग है, भिन्न है वहां पे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बिलासपुर पहले ही विस्थापितों का शहर है और बिलासपुर के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और 4 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर 3-3.5 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो भाखड़ा विस्थापितों के हैं। और जितना भी हमारा 4 लेन बन रहा है वो कहीं ना कहीं सतलुज को टच करता हुआ जा रहा है और जितने भी लोग यहाँ पे इफेक्टेड हुए हैं वो सारे के सारे पहले से ही माइग्रेट हुए हैं। और बिलासपुर के अंदर 4 लेन की बात नहीं, इससे पहले अगर हम इससे पहले आए, शुरू में एसीसी बना तब यहाँ पे रिहेबिलिटेशन हुआ, उसके बाद कोल्ड डैम बना तब रिहेबिलिटेशन हुआ, उसके बाद आपका दाड़ला में हुआ तो दाड़ला के अंदर भी जो इफेक्टेड लोग हैं सबसे ज्यादा बिलासपुर के हुए, और उसके बाद जो बागा में सीमेंट फैक्ट्री लगी वहां पे हुआ। देखिए ये जितने भी योजनाएं आती हैं वो केंद्र सरकार से आती हैं। 2012 के अंदर बिलासपुर के 4 लेन का काम जो था वो शुरू हुआ था, लेकिन जो एक्विजिशन थी वो लैंड एक्विजिशन आपकी 2010 में शुरू हो गई थी। उस दौरान बिलासपुर के अंदर मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार थी और हमने यहाँ पे काफी इसको रिप्रेजेंट भी किया और आई वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द जो यहाँ पे विस्थापित और प्रभावित समिति बनी
उसका मैं सदस्य भी रहा। और जो यहाँ पे बहुत से लोगों ने इसका मुद्दा भी उठाया और हमने उस टाइम तय भी किया, जो तत्कालीन यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे, हमने उनसे भी ये बात की। और जहां तक इस एरिया की बात है, आप ये देख लिए केंद्रीय मंत्री यहाँ से है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके 1 किलोमीटर उनका जहां पे घर है, उसके 1 किलोमीटर के बाद जो है 4 लेन के प्रभावित और विस्थापित हैं। हमने ये बार बार मसला उनसे उठाया कि जी इस मसले को काइंडली इसको थोड़ी सी संवेदनशीलता से ले। और जब यूपीए की सरकार थी, हमने जो लैंड एक्विजिशन बिल की बात थी, हमने 4 टाइम मुआवजा देने की बात की थी, तो उस समय की जो पार्लियामेंट के अंदर जो विपक्ष की भूमिका रही है, वो बहुत ज्यादा नकारात्मक रही थे। और यूपीए की सरकार ये लेके आई थी, वो जो यूपीए की कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसके अंदर था कि 4 टाइम फैक्टर 2 की जो आप बात कर रहे हैं कि वो मुआवजा जो है वो जनहित में है और जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए। ये 4 लेन की बात नहीं है। कोई भी केंद्रीय बड़ी योजना, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर या किसी अन्य राज्य के अंदर लगता है, तो वहां पे ये चीजें लाजमी है और वो मिलनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो विपक्ष ने, एनडीए ने जो सबसे ज्यादा वहां पे इस बिल को डिस्ट्रक्ट किया है, तो मैं आज कहता हूं कि वो सबसे ज्यादा जो कसूरवार लोग हैं वो हैं। और उसके बाद 2014 से लेके केंद्र के अंदर जो एनडीए की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, और इसी दौरान ये जितने प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, और उसके अंदर मैं कहता हूं कि जो इसका जो बेसिक प्राइस, जो एक बार जब इसका प्रोजेक्ट जो कॉस्ट आती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट आती है, उससे 2 या 3 गुना इसकी कॉस्ट आती है। जब जो कंपनियां, जो ठेकेदार हैं, उनको तो पैसा दिया जाता है, लेकिन जो विस्थापित और प्रभावित है उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। और हमने बार बार इसको रिप्रेजेंट किया है। और ये बिलासपुर का एक केस मैं बताता हूं, मदन लाल शर्मा जी हैं, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को लिखा, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, उन्होंने एनएचआई के चेयरमैन को लिखा, उन्होंने नितिन गडकरी जी को लिखा। और आज भी मैं कहता हूं कि आज उनके ही जाने हुए कम से कम 3 और 4 जो लिटिगेशन है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर जो पेंडिंग उनके केस हैं, 2 या 3 केस उनके उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। लेकिन एनएचआई का हवाला देके, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्ट है और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, कि नहीं जी ये तो अच्छा, कई बार ये भी बात आई कि ठीक है जी ये डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, हम मानते हैं ये कि विकास के लिए बहुत जरूरी है और ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो लोग हैं, जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनकी समस्याओं को दरकिनार किया जाए। अरे सामरिक लड़ाई तो तब लड़ी जा सकती है जब आपके देश के अंदर या आपके प्रदेश के अंदर, आपके जिला के अंदर जब लोग ठीक से रहेंगे, तब उस चीज को देखा है। बार बार इसकी ग्रीवेंस कमेटियां हुई, लेकिन एक है इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर और सामने आया है डॉक्टर साहब, जो हमने यहाँ देखा है, जब भी 4 लेन का एक्विजिशन हुआ या जब भी किसी नए प्रोजेक्ट का, तो लेकिन जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारे लोग, जो जिनकी एक सोशल कमेटी जो बनती है, तो कोई भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ या मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की तरफ से कोई भी ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती है कि वो लोगों को इकट्ठा करे, उनकी ग्रीवेंसेस होता है। रिहेबिलिटेशन को लेके प्लान सिर्फ कागजों में बनते हैं बड़ी परियोजनाओं के। लेकिन एक है सांख्यान जी, एक बात ये है कि भाजपा की सरकार ने जब चुनावी वायदा 2017 में किया था कि हम फैक्टर 2 लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस विरोध करती रही, कांग्रेस ने कहा कि हम आके करेंगे, लेकिन अब कांग्रेस भी खामोश है, क्योंकि जिनके घर जा रहे हैं, दुकानें जा रही हैं, क्योंकि सड़कों के किनारे ये घर हैं। अभी मुआवजों में बड़ी वो है कि किसी को कुछ दिया जा रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है, लोग परेशान हैं, कहाँ जाएं, कहाँ अपील करें। ग्रामीण लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, नहीं समझ पाते, तो उलझ के रह गए हैं। कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, उसने भी कोई स्टेप फैक्टर 2 को लेकर नहीं उठाया है। जी सांख्या, हमारी सरकार को प्रदेश के अंदर जो बने हुए हैं ना जी, अभी तक 8-9 महीने हुए हैं। अभी जैसे ही हमारे यहाँ पे सरकार बनी, एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, और अभी बरसात के जो जिस तरह से आपदा कैलेमिटी आई है, तो उसको देखते हुए अभी सरकार थोड़ी सी व्यस्त है, और ऐसा नहीं है। और इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गडकरी साहब यहाँ पे आए थे, उसको लेके इसके बारे में एक पूर्णतः लिखित रूप में भी दिया गया है और उनसे चर्चा भी की गई है। लेकिन फैक्टर 2 से पहले जो बातें हैं ना सर, उनको देखना बहुत जरूरी। मैं कहता हूं आज के अंदर भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो डेटा निकल के आया है, जो लैंड एक्विजिशन के बाद जो कंपनसेशन दिया गया है,
मैं आज भी दावे से कह रहा हूं कि कम से कम 150 से लेके 160 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला है। उसके अंदर बैंक के लोग भी और जो कंपनी के अधिकारी हैं वो भी, और जो यहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन अफसर बैठे हैं और जिनकी सैलरी केंद्र सरकार से आती है, वो सारे के सारे और इसके अंदर involved हैं। और मैं कहता हूं रिटायर्ड लोग लगाए गए हैं इन कामों के लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए ज्यादातर रिटायर्ड लोग हैं इसमें, स्टेट गवर्नमेंट के लिए इन्होंने। रिटायर्ड लोग लगाए हैं सर, जी जो रिटायर्ड लोग लगाए हैं, मैं कहता हूं कि उनकी जो कार्यक्षमता है वो पहले ही सफल है। उनकी कार्यक्षमता, कार्यप्रणाली जो है वो आज की टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा परिचित नहीं है कि किस तरह से। और मैं कहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने किया है, और बहुत सी जगहों पे तो 4 लेन की एक्विजिशन ये की गई है कि जैसे लिंक रोड, जो हमारे जो लिंक रोड थे उन्हीं को बेस बनाया गया है, और उन्हीं को बेस बनाते हुए जो देखा गया उसी को एक्विजिशन किया। मैं आज फिर से मदन लाल जी के केस की बात है। मदन लाल जी का क्या ऐसा परिवार है जो तीसरी बार रिहेबिलिटेट हो रहा है। पहले भाखड़ा से रिहेबिलिटेट हुआ, फिर आपका कांगड़ा से जो अपना धर्मशाला शिमला हाईवे बना तब उसको उठाया गया, फिर वीर भंडारी मार्ग बना, यहाँ पे एक लोकल रोड बना, तो उससे आज चौथी बार उस आदमी को, और अभी भी उसको जबरन उठाया गया है। और जो वहां पे किया, इस तरह के मामले बहुत आ रहे हैं, ऐसे मामले पूरे प्रदेश में आ रहे हैं। चलिए मैं संजय जी के पास जा रहा हूँ। संजय जी, जो शिमला मोटोर है, कल ही देखा आपने कि कैसे पुलिस बल को बुलाना पड़ा, कितने ज्यादा वो परिवार थे, काफी समय से रह रहे थे। इसी तरह के इस रोड पे और परिवार हैं, उनको ना तो प्रशासन द्वारा जो भू अधिग्रहण कर रही है एजेंसी हमारी एसडीएम ऑफिस तहसील, प्रॉपर सूचना नहीं दी जाती कि आपकी समय रहते कि कितना मकान आएगा, आपका क्या जाएगा, और ना वो मुआवजे के हकदार हैं। अब कहा जा रहा है कि वो सरकारी मुहम्मे में बसे हुए हैं। इस तरह के केसेस बहुत हैं, क्योंकि पटवारी कहीं भी बता देते थे पहले, जो समय होता था निशानदेही वगैरह कुछ होती नहीं थी कि ये आपकी जगह है, आप बस जाइए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इसको लेके लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कांगड़ा जिला जूझ रहा है, और ये बहुत बार हो गया, पिछले कुछ सालों से लगातार चला हुआ है जब से लैंड एक्विजिशन वहां पे चली हुई है। जी संजय जी। देखिए पथरिया जी, हिमाचल प्रदेश ने जिस तरह सांख्यान जी ने कहा है, मैं भी इस बात से पूरी सहमति व्यक्त करता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने विस्थापन का बहुत दर्द झेला है। उसमें चाहे कांगड़ा हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे प्रदेश का कोई अन्य इलाका हो जहां भी डैम बने हैं। और विस्थापन, हम 1947 का विस्थापन जो है उसका दर्द अभी तक झेल रहे हैं। उसके बाद डैमों का जो है वो झेलना पड़ा। हम दूसरे प्रदेशों को हरा भरा बनाने के लिए, हम दूसरे प्रदेशों को रोशन करने के लिए बिजली भी देते हैं, हम हरित क्रांति के लिए पानी भी देते हैं, लेकिन हम विस्थापन का दर्द भी झेलते हैं। आज जो है अभी 4 लेन के इश्यूज जो है ये खड़े हो रहे हैं। मैं कहता हूं अभी तक पौंग डैम के जो पुराने केसेस चले हुए हैं, जिनकी बेचारों की कोई पहुंच नहीं है, वो आज तक जो है वो राजस्थान के अंदर अपनी जमीन ढूंढने के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मुझे कोई भी सरकार हो, लेकिन हमें मानवीय संवेदनाओं को जो है वो सबसे पहले दृष्टिगत रखना होगा। हमें मानवीय संवेदनाओं के ऊपर काम करते हुए जो है वो विकास करना। विकास का मतलब विनाश नहीं है। किसी को मार करके उसकी कब्र के ऊपर जो है वो हम महल खड़ा कर लें या रोड खड़ा कर लें, उससे जो है वो प्रदेश की समस्या हल नहीं होगी। अगर किसी को खत्म करके जो है वो प्रदेश को रोशन करना है या प्रदेश को आपने जो है वो तरक्की की राह के ऊपर ले जाना है, तो ये गलत रास्ता है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये सर्कल रेट और इसका उसमें होना, जब केंद्र का कोई प्रोजेक्ट आया है तो उसके लिए जो है जिसके भी भूमि जा रही है, आखिरकार जो है वो उपजाऊ है या नहीं है, भूमि उसकी जा रही है। और यहाँ पे जो है वो कंपनसेशन जो है, जो काला है, जिसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन कहते हैं, उनके पास रिप्रेजेंट करना चाहिए कि पूरे प्रदेश के अंदर जहां भी, अब आप अगर 4 लेन को छोड़ो तो कांगड़ा के अंदर जो है वो हवाई अड्डे का मसला है। अब वहां भी चीजें किसी को अधिक मिल रहा है, किसी को कम। अब उतरेगा तो हवाई जहाज ही उतरेगा ना, जिसको आप कम दे रहे हो उस पे भी हवाई जहाज आना। ऐसा तो है नहीं कि वहां से हवा गुजरेगी वहां पे वो। तो ये कंपनसेशन के नियम जो है वो इनके ऊपर जो है वो गौर फरमाना चाहिए। और मैं तो आज प्रदेश के अंदर जो है वो 9 महीने से सरकार बदली है, और जो चीख करके संसद के अंदर भट्टा पारसोल का आपको मामला याद होगा, कैसे किस तरह से धरने दिए गए थे, तो वो आज वो संवेदनाएं जो है वो हिमाचल के लिए क्यों नहीं है?
हिमाचल के मुख्यमंत्री को भी उतना संजीदा होना चाहिए। जो आरोप आप हमारे ऊपर लगाते रहे, क्या वो आप भी उन्हीं आरोपों को झेल करके जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं? अब ये 10,000 करोड़ का शिमला मटौर और 12,000 करोड़ का पठानकोट मंडी का जो है, ये जो 4 लेन के प्रोजेक्ट आए हैं, अब इसके लिए जो है, इसकी भूमिका जो है, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो 2013 का जो है जब आया, प्रदेश में लाया गया, उसके बाद 2015 में वो एप्लीकेबल हुआ प्रदेश के अंदर। सरकारें किसकी थी? प्रदेश के हितों की रक्षा का पहला मामला जो है वो किसने उठाना था? उसके अंदर पूरी तरह से जो है वो हम फेल साबित हुए। हम आखिरकार जो है, क्यों अधिकारी जो है वो हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर हावी हो जाते हैं? क्योंकि सरकार को चुनने के लिए जो भोली भाली जनता है वही चुनती है। किसी की भी सरकार चुने वही चुनती है, क्योंकि उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके प्रदेश में और देश में भेजते हैं। उनकी आवाज को कौन उठाएगा? अगर आज कल का मामला भी अगर आप लें कि बटौर के अंदर या कांगड़ा के अंदर जो पुलिस भी बुलानी पड़ी, इतना कुछ हुआ, तो उन सारी चीज में अंदर जो है वो सरकार की संवेदना कहां है? कहां है पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है? उनको होना चाहिए। इतना बड़ा इश्यू आ रहा है तो इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। इसको जो है, इसको देखा जाना चाहिए, सरकारी तौर पे देखा जाना चाहिए। आखिरकार जो है, एक तो जमीन भी देगा व्यक्ति, फिर वो तहसीलदार के कार्यालय, पहले वो सड़कों के ऊपर संघर्ष करे, उसके बाद जो है वो सड़कों के बाद जो है वो तहसीलदार के उसमें करे, उसके बाद जो है वो एसडीएम के पास लड़े, फिर सिविल कोर्ट में जाए। क्या वो अपना जीवन जो है वो अदालतों के उसमें खपा देगा? इनके ऊपर जो है हमारी मानवीय संवेदनाओं को इग्नोर करके कैसी व्यवस्था हम खड़ी। आप कहते हैं आप एक बहुत बड़ा दीवारों पे लिखा हुआ व्यवस्था परिवर्तन, कैसी व्यवस्था परिवर्तन? आखिर अगर 6% कटौती का मामला आया कि कंपनसेशन के अंदर जो है भवनों और दुकानों में जो मिलेगी, उसके ऊपर जो है वो 6% की कटौती लगेगी। उसके अलावा जो है वो कई जगह पथरिया जी, कई जगह लैंड एक्विजिशन के मामलों में जो मालिक है उनको सूचना ही नहीं हुई। बिल्कुल। एनएचएआई और रेवेन्यू अधिकारियों ने, पटवारी और तहसीलदारों ने मिलकर के खुद ही कर डाली, उनको सूचना तक नहीं हुई, जो कि ऐसे मामले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश अपना रेवेन्यू एक्ट 1954 का जो है वो सरेआम जो है वो उल्लंघन है जी। लेकिन संजय जी, ठीक है, विकास के लिए 4 लेन भी जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट में अमेंडमेंट आई और फैक्टर 2 लागू करने की सभी को कहा गया, अधिकतर राज्यों ने इसको लागू कर दिया, लेकिन इसके लिए आपकी भाजपा सरकार दोषी है। कारण उसका यह है कि उस समय मंडी के एयरपोर्ट की बात चल रही थी और अधिकारियों की और मुख्यमंत्री के साथ जब चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि अगर फैक्टर 4 लगा दिया गया तो ये जो 4,500 करोड़ हमने मुआवजा देना है, ये 4 गुना हो जाएगा। तो इसी चक्कर में हम और परियोजनाओं में भी जब हम एक्विजिशन करेंगे, हमें पूरा देना पड़ेगा। अभी तो एनएचएआई केंद्र से पैसा दे देगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। उस समय आपकी सरकार यहाँ सत्ता में थी और वो दोषी है, इसलिए फैक्टर 2 तब से रुका हुआ है, आज तक नहीं मिल रहा लोगों को। देखिए पथरिया जी, अगर हमारी सरकार से कुछ गलत हुआ तो लोगों ने हमें घर बिठा दिया। नहीं, पूरे 5 साल गलत करती रही वो। अभी वो तो गलत है। बचाने के चक्कर में आपने पूरे 7 जिलों के हजारों लाखों लोगों को परेशानी में डाल दिया। इसके लिए आप उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर जो हैं, कौल सिंह जी उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनकी कमिटमेंट्स आप देख लीजिए, वो उनकी घोषणाओं को याद करिए कि क्या क्या गलती है। उनकी गलती है, लेकिन वो जाते जाते चले गए, ठीक है। लेकिन आप जब आए, आपने चुनावी वायदा भी किया फैक्टर 2 का, लेकिन एक मंडी एयरपोर्ट के चक्कर में पूरे प्रदेश के लोगों को परेशानी में डाल दिया कि वहां पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, बोझ पड़ जाएगा, और बाकी जिनकी पूरी पुरखों की कमाई, उम्र भर की कमाई थी, वो उजड़ गए। और उनको आज क्या मिल रहा है? किसी को 30,000 रुपए मरला मिल रहा है, तो किसी को 1.5 लाख मिल रहा है, किसी को 50 मिल रहा है, किसी को 2.5 लाख। इसमें भी कुछ ना कुछ धांधली हो रही है बेसिकली। इसमें फैक्टर 2 लग जाता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। पथरिया जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर हमसे, हमारे उसमें अगर कुछ गलत हुआ तो लोगों ने हमें घर बिठा दिया। अब आप सत्ता में आए हैं,
सुखविंदर सिंह सुक्खू जी व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन किसी भी मामले में नहीं दिख रही है, ना गारंटियों में दिख रही है, ना गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए, जिनकी जमीन जा रही है उनको न्याय मिलना चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए, नहीं हो रहा है। आप भी उन्हीं रेवेन्यू अधिकारियों के हाथों में खेल रहे हो जो हैं, जो पहले जो कौल सिंह जी को भी खिला रहे थे, जो बाकी किसी को भी किया होगा, आप भी उसी ढर्रे के ऊपर जो है वो चले हुए हैं। मैं कहता हूं कई अदालतों के निर्णय आए हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कंपनसेशन की राशि जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, भूमि कोई भी हो। मुंबई हाई कोर्ट ने तो डिसीजन दिया है इसको, एक समान होनी चाहिए। वो अगर शिमला से शुरू होकर के मटौर तक भी आती है तो कंपनसेशन के अंदर जो है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप इसको उपजाऊ और बंजर और उसके बंजर कदीम के उसमें जो है वो आप नहीं इस मानदंड के ऊपर चल सकते। जो छोड़ रहा है, जिसकी जा रही है, उसकी भूमि है, इसलिए उसके लिए जो है वो अदालतों के निर्णय को जो है वो सरकार क्यों नहीं लागू करती। अगर NHAI के साथ अगर लड़ने की बात है तो वहां पे पक्ष, प्रदेश के लोगों का पक्ष कौन रखेगा? सरकार रखेगी, क्योंकि सरकार को लोगों ने चुन करके भेजा है। बिल्कुल। तो क्यों नहीं? कुशाल जी के पास मैं पहले जाऊंगा। कुशाल जी, मुझे लगता कि विस्थापितों के प्रति कोई भी सरकार संवेदनशील नहीं है। अब तक जो हुआ आपने देखा, और अब जो हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि कोई नीति नहीं बनाई जाती। राहत और पुनर्वास कार्य कैसे होंगे, लोगों को कैसे बचाया जाएगा। अब हालत ये हो गई है कि मुआवजे में तो लोग दर भटक रहे हैं, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, कोई अदालतों में जा रहा है। और दूसरा, अब उनको जमीन भी नहीं मिल रही है। जमीनें इतनी महंगी हो गई हैं 4 लेन के चक्करों में कि जिन गांव में जमीनें इतनी सस्ती थी उनके 5-5, 10-10 गुना रेट ऐसे बढ़ा दिए गए हैं। ऊपर से भवन सामग्री महंगी हो गई है और TCP एक्ट भी एक लागू कर दिया गया है 100 मीटर के दायरे में। कुशाल जी, ऐसे में लोग, विस्थापित लोग क्या करेंगे? जी साहब, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने काफी डीप स्टडी जो है इस मुद्दे पे की है, और लगभग जो प्रभावितों का, विस्थापितों का दर्द है उसको आपने बयान भी किया और उस मुद्दे पर चर्चा भी रखी है, तो आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के किसानों का, विस्थापितों का जो दर्द है उसको कोई सरकार समझ नहीं रही है, या समझ करके भी उसको जो है जानबूझ करके अनदेखा कर रही है। हमें मालूम है कि हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के समय से एक लैंड एक्विजिशन एक्ट था, और सन 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तब उसको बदला गया और एक जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 हमारे सामने है, जिसमें फैक्टर 2 को लागू करने का एक उसमें दिया गया। और उसके साथ साथ जो है कुछ और भी मुद्दे थे कि उनको विस्थापन का सवाल है, उनके पुनर्स्थापन का सवाल है, सर्विस रोड का सवाल है, उनके मुआवजे का सवाल है, बाकी बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस किया गया उस एक्ट के तहत। हमें भी मालूम है कि जब 2014 में एनडीए की सरकार केंद्र में आई तो एनडीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उस लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 था उसको जो है निरस्त कर दिया था एक अध्यादेश के माध्यम से। किसानों के संघर्ष के बाद, लंबे संघर्ष के बाद सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने फैक्टर 2 लागू नहीं किया हिमाचल में, और उस वक्त भाजपा ने ये विश्वास दिलाया लोगों को कि अगर हमारी सरकार बनेगी 2017 में तो हम हिमाचल प्रदेश के अंदर फैक्टर 2 लागू करेंगे, इनकी जमीन का जो 4 गुना मुआवजा देंगे। लेकिन 5 साल भाजपा की सरकार रही, और ये सिर्फ कांगड़ा या मंडी का या बिलासपुर का मसला नहीं है, कांगड़ा मंडी या बिलासपुर का मसला नहीं है, पूरे प्रदेश का मसला है। ना केवल 4 लेन में बल्कि हाईवे प्रोजेक्ट्स में जमीन जारी है, आपके दूसरे निर्माण कार्य में जमीन जारी है, और उस जमीन का जो है उचित मुआवजा प्रभावितों को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाहूंगा, माइक बंद कर दीजिए बाकी सब। तो भाजपा ने बड़ी चालाकी के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर सर्कल रेट जो है जमीन के कम कर दिए। ये इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता, सारे हिमाचल के अंदर सर्कल रेट रिव्यू किए गए और उसको जो है बिल्कुल कम कर दिया, जिससे आज मुआवजा बहुत कम हो रहा है, मिल रहा है। 5 साल भाजपा सत्ता में रही, उसने फैक्टर 2 को लागू नहीं किया, और अब कांग्रेस की सरकार आई है तो कांग्रेस की सरकार भी उस फैक्टर 2 को लागू नहीं कर रही है, जिससे किसानों का, विस्थापितों का दर्द बढ़ रहा है। और ये सही बात है। आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में एक समय जब भाजपा ने आश्वासन दिया था लोगों को कि आपने अगर कहीं अनऑथराइज कब्जा कर रखा है तो आप जो है एक एप्लीकेशन दो, एफिडेविट दो, हम आपके कब्जों को जो है स्थायी करेंगे।
1,67,000 से ज्यादा जो है लोगों ने आवेदन किया था, और उसमें कांगड़ा जिला से बहुत ज्यादा इस तरीके के आवेदन आए थे। और कांगड़ा और दूसरे जिलों में क्या फर्क है कि कांगड़ा में ज्यादातर जो घर बने हैं वो सरकारी जमीन पर बने हैं, और एक समय में सरकारों ने ही जो है किसानों को बोला कि आप यहाँ पर घर बना लो, आप यहाँ पर बस जाओ, आपके पट्टों को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बाद हिमाचल प्रदेश की सारी वन भूमि केंद्र सरकार के अधीन चली गई है, वो राज्य के तहत रह नहीं गई है, जिस कारण से किसानों के जो पट्टे थे रेगुलराइज नहीं हुए, क्योंकि 80 के बाद से नौ तोड़ मिलना ही बंद हो गए। और अब जो किसान 3 पीढ़ियों से कहीं पर बस गए हैं, रह गए हैं, उन्होंने अपना ठिकाना वहां पे बना लिया, मकान बना लिया है, अब निर्माण के नाम पर उनके मकानों को ढाया जाता है तो उनका उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। ये भी एक दर्द है जिसको कोई समझ नहीं रहा है, सरकारें समझ रही है। और दूसरा, हमारी तो ये मांग रही है लंबे समय से कि हिमाचल प्रदेश के अंदर फैक्ट्री 2 को लागू किया जाए, 4 गुना मुआवजा दिया जाए, और जो सर्कल रेट डाउन की है पिछली सरकार के दौरान, उन सर्कल रेट को रिवाइज करते हुए उसको बढ़ाया जाए। ये जो आप कई बीघा जमीन का कुछ लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं, या कई विश्व का कुछ लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं, ये किसान के पास और कुछ है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश के अंदर रोजगार के सारे साधन सिकुड़ गए हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जमीन से छिटपुट जो है उनको उपज होती है, वो जमीन उनसे छीनी जा रही है, वो खुशी नहीं जमीन दे रहे। हालांकि प्रदेश में विकास जरूरी है, 4 लेन चाहिए प्रदेश को, कोई इनकार नहीं कर सकता, हाइड्रो प्रोजेक्ट चाहिए, कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसलिए आप ये सोचिए, जो भी सरकार है, कि किसान सेक्रीफाइस कर रहा है, सरकार किसान जो अपना बलिदान कर रहा है एक तरह से अपनी जमीन का, तो उसको भाई उचित मुआवजा तो मिलना चाहिए। फिर बिना किसी पूर्व सूचना के वहां पे प्रशासन आ धमकता है, कंपनियां आ धमकती है, उनका जो ढांचा उसको गिराना शुरू कर देते हैं बिना सूचना के, उनको खाली भी नहीं करने देते। तो ये जो सारे मसले हैं, इसको लेकर के बेशक हिमाचल प्रदेश की सरकार पहल करे, ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाए, जो संबंधित प्रभावित है अलग अलग इलाकों के उनको बुलाए। जयराम जी की सरकार ने यही गलती की, कुल्लू के अंदर बहुत सारे लोग नाराज हुए, वो भाजपा के कट्टर समर्थक थे, मंडी के अंदर बहुत सारे लोग नाराज हुए, भाजपा के कट्टर समर्थक थे, कांगड़ा में, नूरपुर के इलाके में बहुत सारे लोग पिछली सरकार से नाराज हुए, भाजपा के कट्टर समर्थक थे। तो किसान जो किसी पार्टी विशेष से बंधा होने, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे भाजपा, चाहे कोई और है, किसान के मुद्दों को आप एड्रेस करो, किसान को आप उचित मुआवजा दो, किसान को जो है आप सर्विस रोड दो, किसान को जो है आप कहीं पर बसाने का प्रबंध करो, तब किसान आपसे खुश होगा। नहीं तो कोई सरकार ये ना फॉर ग्रांटेड ना ले कि वो जो है हमारे कोई पक्के समर्थक है, कोई किसी का समर्थक नहीं है, सबको जो है जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और वो साधन अगर सरकार मुहैया नहीं कराती है तो वो कोई भी प्रभावित है किसान है वो आपके खिलाफ हो गई होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। सांख्यान जी, सरकारों की लापरवाही रही है, अब नई सरकार आई है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उनसे उम्मीदें हैं विस्थापितों को भी कि फैक्टर 2 भी लागू किया जाए, और एक प्रशासन को हिदायतें दी जाए कि एकदम से वो आ धमकते हैं, वो किसी को बताया नहीं जाता कि उसकी जमीन कब तक को एक्वायर करेंगे, कितनी होगी, क्या है। एक बार कहीं निशान लगा जाते हैं, 2-4 महीने बाद आते हैं लोग, बरसों से, मैं मोटोर और इसका तो देख रहा हूँ, बरसों से लोग परेशान है, कभी 2 महीने बाद इधर निशान लगाए जाते हैं, 2 महीने बाद इधर। अब एक नई चर्चा चल पड़ी है कि 4 लेन के साथ साथ रेलवे लाइन भी जाएगी। ठीक है जी, एक सर्वे जैसा कंडक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब वो बेचारा मकान कहाँ बनाए, इधर बनाए कि उधर बनाए? तो सरकार की एक नीति स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारियों को जो लगाया उनके पास रेवेन्यू के दूसरे काम बहुत हैं, प्रशासन के दूसरे काम बहुत हैं। इसके लिए एक स्पेशल विंग बनाया जाए हर डिस्ट्रिक्ट में, और आगे एसडीएम ऑफिस में उसका एक अलग कार्यालय हो इसका। जी सांख्या जी। देखिए, जहां तक जो प्रशासनिक अधिकारियों की बात है, जो वर्तमान सरकार के अंदर यहाँ पे बिलासपुर में और जितने भी हमारे, अब रेलवे तो यहाँ पे शुरू हो गया है, यहाँ लैंड एक्विजिशन हो रही है, लेकिन एक चीज देखने वाली है कि वो जो विंग की आप बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो विंग जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है, और उसकी समय पे होगा, बाकी जगह नहीं है, बाकी जगह एसडीएम को ही कार्यभार अतिरिक्त रूप में दिया गया है, बाकी जगह बहुत दिक्कत है। डॉक्टर साहब, जहां पे भी वो होगा तो प्रदेश सरकार उसके बारे में जवाबदेह है, और प्रदेश सरकार जो रेवेन्यू के कंसल्टेंट हैं, और उसके बाद जो हमारे रोड के जो स्पेशलिस्ट लोग होंगे,
चाहे वो हमारे विभागों के होंगे, पीडब्ल्यूडी के लोग होंगे, या चाहे राजस्व विभाग के लोग होंगे, और उसमें कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स भी उसके अंदर होंगे, और उसके अंदर सोशल जो लोग हैं, जो हमारे पंचायती राज से चुने हुए लोग आते हैं, उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। और जो भी यहाँ पे बैठकें हो रही हैं, उनकी पंचायत प्रधानों को तो पता भी नहीं होता है कि क्या होने जा रहा है। लोग पंचायतों में जाके पूछते हैं, बिना पंचायत प्रधान की जानकारी नहीं होती है। देखिए, बिना पंचायत प्रधान के एनओसी के बिना कहीं पे भी कोई भी इस तरह का कार्य जो है वो एक्विजिशन का नहीं होता है। कोई भी कंपनी यहाँ पे आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये फेडरल सिस्टम है, हमारा जो स्टेट का सिस्टम है फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत काम करता है। आपके नेता जो लोग हैं वो दिल्ली से आके बड़ी घोषणा कर जाते हैं, लेकिन जो सरकार को यहाँ पे जो आपके जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपके एनएचआई के लोग आते हैं। आज भी जितने भी हमारे 4 लेन बने हैं, मैं ये कहता हूं कि आज भी गडकरी जी को बताना चाहिए कि जो राइट ऑफ वे है, जो आपने बात की ना, जो डिमार्केशन करते हैं या नहीं करते हैं, और वो कहाँ पे अपना निशान लगा देते हैं, कहाँ बुर्जी लगा जाते हैं और कहीं पे नहीं लगाते हैं। आज 4 लेन, कुछ लोग 4 लेन बन के तैयार हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों को ये पता नहीं है कि राइट ऑफ वे कहाँ है, और वहां पे अंडरपाथ बनने हैं कि ओवरपाथ बनने हैं। और जो राइट ऑफ वे बनने हैं उसके अंदर जो देखिए सर, उसके अंदर जो मुआवजा है, कंपनसेशन है, वो जो एक्विजिशन है वो 30 मीटर किया गया है या 45 मीटर किया गया है, या उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार किया है। ये भी लोगों को पता नहीं होता, ये भी जानकारी नहीं होती। नहीं पता होता, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आपकी एजेंसी दिल्ली से काम करने यहाँ पे आती है, वो अपनी मर्जी से आके यहाँ पे अपनी बुर्जियां, अपने निशान जो है वो लगा देती है। उसके बाद 4 लेन क्या करता है, वो अपना डंगा देता है पहाड़ों के अंदर। 90 अपना जो स्टेट वे आपने कटिंग कर दी है, 90 डिग्री के ऊपर कटिंग कर दी है, और वो लोगों की जमीनें जो हैं, इवन जो फॉरेस्ट लैंड है, वो नीचे को दरक रही हैं। लेकिन उसके ऊपर मैं बताता हूं कि अब मेरे को ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग, क्या वो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है? क्या जो ड्राइंग बनती है वो क्या प्रदेश की सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है सांख्यान जी, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा इन्वॉल्व है पूरी तरह से, और जवाबदेही रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। वो तो अपनी अलाइनमेंट बताएंगे आपको सिर्फ कि हमने यहाँ से निकालना है, दोनों तरफ कितना लेना है, कैसे है, वो सारा राजस्व विभाग ने देखना है। ये दोनों की जिम्मेदारी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो पूरा के पूरा लैंड की डेमोक्रेसी आपको दे देगा, उसके ऊपर जो डिजाइन है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं बना देते हैं। समय काफी हो गया। संजय जी बोलना तो नहीं कुछ आप चाह रहे? मुझे पथरिया जी सिर्फ इतना ही बोलना है कि प्रदेश के हितों की सुरक्षा, प्रदेश के नागरिक के हित की सुरक्षा जो है वो प्रदेश सरकार का सर्वप्रिय सबसे पहला कर्तव्य बनता है। प्रोजेक्ट चाहे केंद्र से आए चाहे विदेश से आए, उस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखते हुए, प्रदेश के नागरिक के, किसान के, आम आदमी के हितों को सुरक्षित रखते हुए जो है, कोई भी सरकार इस मामले में और इसके लिए सरकारों को जो है अधिकारियों के ऊपर निर्भर ना रह करके, इसके लिए लोक प्रतिनिधि जो हैं उनको सरकारों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर और विभागों के ऊपर निर्भर ना रह के जो है वो स्वयं इन चीजों की मॉनिटरिंग करनी होगी, तब जाकर के प्रदेश के हित जो है और प्रदेश के नागरिक के हित जो है वो सुरक्षित होंगे। धन्यवाद। चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि विस्थापितों का दर्द कोई भी सरकार समझ नहीं पा रही है, और हालत ये है कि जो लैंड एक्विजिशन उसका जो काम चल रहा है, भू अधिग्रहण में कहीं पे क्या मुआवजा दिया जा रहा है, कहीं पे क्या दिया जा रहा है, अवेयरनेस लोगों में नहीं है। पुनर्वास किस तरह से किया जाएगा उनका कुछ पता नहीं है, और लोग आए दिन अब लड़ाइयां भी शुरू हो गई हैं और पुलिस बल भी बुलाने पड़ रहे हैं। इस सब में जो सरकार की कमी है, फैक्टर 2 को हिमाचल गवर्नमेंट पूरी बिल्कुल भी लागू नहीं कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भाजपा की रही, चाहे अब फिर से कांग्रेस की सरकार आई है, क्योंकि इन सरकारों को लग रहा है कि हमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा, हम अन्य प्रोजेक्ट जो बनाएंगे अगर फैक्टर 2 लागू कर दिया, अब तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी पैसे दे देगी, केंद्र दे देगा, लेकिन बाकियों में स्टेट को अपने कोष से धन देना पड़ेगा। वहीं पे टीसीपी लागू कर दिया गया, उससे भी लोग परेशान हो गए हैं। 4 लेन के दोनों तरफ मामले बहुत हैं और लोग परेशान हैं। आज हमने इसी पे चर्चा की और आप सबने चर्चा में भाग लिया, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ।